नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड भर्ती की एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों रेलवे जेई और रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल। दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होने को हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग अध्यायवार अध्याय सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी जनरल नॉलेज 2024 की बुक का संपूर्ण सोल्यूशन कर रहे हैं और इस बुक में दोस्तों जो इस समय पे हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इतिहास का आज हम लोग पार्ट 13 पढ़ेंगे और इस पार्ट 13 में टोटल हम लोग 745 नंबर से लेकर के 805 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से यहाँ पे हल एवं कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको कई सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ग्रुप में जुड़ने से भी दोस्तों आपको जो बेनिफिट पहला बेनिफिट मिलेगा, आपको बता दूं दोस्तों एग्जाम इन सब एग्जामों के साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आपको एग्जाम में जो आने वाला करंट अफेयर होता है तो वो करंट अफेयर भी आपको हमारे ग्रुप पे डे बाय डे का करंट अफेयर अपडेट किया जाता है। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्लास यहाँ पे करवाई जाती है इस क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ आपको ग्रुप पे दे दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जानेंगे तो आपको इन सभी बुकों का जो भी बुक आप चाहते होंगे उन सभी बुकों का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे ग्रुप में यानी टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इन सब सुविधाओं को लेने के लिए आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना बेहद ही जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों हमारे ग्रुप से जरूर जुड़िए। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि वाईसीटी जनरल नॉलेज 2024 की इस बुक का जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों हिस्ट्री का पार्ट 13 में दोस्तों देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको बता दूं कि इसके बारे में हम लोग देखिए कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, स्वतंत्र राष्ट्र यानी कि मैसूर, बंगाल और पंजाब और अवध के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। स्वतंत्र राष्ट्र दोस्तों कौन कौन से मान लीजिएगा, मैसूर के बारे में हम लोग इसके बारे पढ़ेंगे, बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, पंजाब के बारे में पढ़ेंगे और अवध के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इन्हीं सबसे रिलेटेड दोस्तों देख लीजिएगा जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 745 नंबर, कहा गया है कि आसुफ दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा डाट डाट में स्थित है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये आसुफ दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा जो हमारा स्थित है वो लखनऊ में हमारा स्थित है। देख लीजिएगा ये उत्तर प्रदेश में हमारा आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ये आसफी इमामबाड़ा स्थित है। देखा जाए दोस्तों तो ये इमामबाड़ा जो होता है उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर में ये क्या है, स्थित है। और दोस्तों इसको आपको बता दूं कि इस इमामबाड़ा का दूसरा नाम से अगर जाना जाता है दोस्तों तो इसको आसफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये कहां पे स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। कौन सा, आसफी इमामबाड़ा। और इसका देखिए यानी कि ये आसुफ दौला द्वारा ये बनवाया गया था और मतलब कहां बनवाया गया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में बनाया गया है। इसका नाम दोस्तों आसफी इमामबाड़ा है। अच्छा ये हो गई बात। अब दोस्तों अगर इसके बारे में जानेंगे तो इसको किसने बनवाया था, आसुफ दौला ने, आपने बताया पढ़ा इसमें आसुफ दौला ने बनवाया था और कब बनवाया था। तो अगर इनका पूरा नाम जाने, देखिए इनका पूरा नाम था नवाब आसुफ दौला। देखिए यहाँ पे लिख दे हम नवाब आसुफ दौला, यहाँ पे लिख देते हैं नवाब और आगे लिख दीजिएगा आसुफ, यहाँ पे आसुफ दौला, आसुफ दौला। तो देख लीजिएगा भाई नवाब आसुफ दौला द्वारा कब बनवाया गया था दोस्तों, तो ये 1784 ईस्वी में बनवाया गया था। 1784 ईस्वी में बनवाया गया। ठीक है भाई, बनवाया, आगे लिख दीजिएगा गया। तो ये हो गई इससे रिलेटेड कुछ बातें। और दोस्तों अगर इसके बारे में जानेंगे तो आपको बता दूं कि ये मुहर्रम और ईद जैसे मुस्लिम अनुष्ठानों के उद्देश्य से बनाया गया था। जैसे मुस्लिमों में होता क्या है कि मुहर्रम हो गया, ईद हो गया, ये कुछ मुस्लिम मुख्य बड़े त्योहार माने जाते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में ये आसुफ दौला ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ये आसफी इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था।
तो ये इससे रिलेटेड कुछ बातें हो गई दोस्तों। और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों, कुल मिलाकर के हमारा ये कंफर्म हो गया कि 745 का हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 746 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। देखिए फिर से बात समझिएगा, यहाँ पे इसने बताया कि 23 जून 1757 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। जो बंगाल का मतलब शासक था उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, निर्णायक जीत हासिल की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। देख लीजिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे गए हैं। एक तो लिखा गया सारागढ़ी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इम्फाल का युद्ध। तो 746 का अगर देखेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्लासी का युद्ध, यानी कि 746 का अगर देखा जाए दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, देख लीजिएगा 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। और किसके किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों, देख लीजिएगा वो लड़ा गया था दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और दोस्तों ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा। देखिए बंगाल के नवाब कौन थे दोस्तों, सिराजुद्दौला, वही जो भी अभी आपने पीछे पढ़ा है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। देखिए तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, देखिए प्लासी का युद्ध अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए मैं पूरा लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, प्लासी का युद्ध अगर आप लिखेंगे तो भाई देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और देखिए ब्रिटिश आगे लिख दीजिएगा ईस्ट, फिर आगे लिख दीजिएगा इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के और दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। देखिए बंगाल के आगे लिख दीजिएगा नवाब, आगे लिख दीजिएगा सिराजुद्दौला, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, तो इनके मध्य ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला। तो इनके मध्य क्या हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। ठीक है भाई, तो ये इनके बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों, देख लीजिएगा ये 23 जून और 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। ये युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, 23 जून 1757 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। अच्छा ये बात हो गई। अब अगर दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानेंगे, देखिए बंगाल, ये जो बंगाल की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अगर इसको कह लीजिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, मीर जाफर ने किया था। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे बंगाल के नवाब, यहाँ पे लिख दीजिएगा बंगाल के नवाब की सेना का नेतृत्व, सेना का आगे ले दीजिएगा नेतृत्व, ठीक है। इसका नेतृत्व करने वाले कौन व्यक्ति थे दोस्तों, देख लीजिएगा इसका नेतृत्व बंगाल के नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। कौन दोस्तों किया था, मीर जाफर ने किया। मीर जाफर आगे ले दीजिएगा ने, फिर आगे किया। ठीक है भाई, ये हो गया। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों देखेंगे, तो दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व की, आगे लिख दीजिएगा सेना का, और आगे लिख दीजिएगा नेतृत्व, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नेतृत्व। देखिए इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका अगर नेतृत्व जानेंगे तो इसका नेतृत्व दोस्तों कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कौन किया था दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिएगा रॉबर्ट, आगे लिख दीजिएगा क्लाइव ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ये दोस्तों बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे 747 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहां हुई थी। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कलकत्ता दिया गया है, सूरत दिया गया है, मद्रास दिया गया है, बॉम्बे दिया गया है।
तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास में सन 1756 ईस्वी में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहां हुई थी, तो वो कलकत्ता में हुई थी। तो 747 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट जानेंगे दोस्तों तो इसका डेट एग्जैक्ट था तो 20 जून 1756 ईस्वी था। क्या था दोस्तों? 20 जून 1756 ईस्वी था, जो कि कहां था दोस्तों? कलकत्ता में था। ये घटना काल कोठरी वाली हुई थी। दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसी मान्यता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियां जिनमें स्त्रियां तथा बच्चे भी शामिल थे को एक 18 फुट लंबे 14 फुट एवं 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया था, जिसे दोस्तों काल कोठरी कहा जाता था। जब 23 जून को प्रातः इस कोठरी को खोला गया तो उसमें 23 लोग ही जीवित पाए गए। जीवित रहने वालों में हालवेल भी थे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल घटना के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यह घटना, अगर देखिए ये काल कोठरी वाली जो घटना थी दोस्तों, देखिए काल कोठरी की घटना को हम ब्लैक होल घटना के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, आगे लिखते हैं हम दोस्तों काल कोठरी। देखिए काल कोठरी वाली घटना काल कोठरी वाली घटना को हम यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा ब्लैक होल घटना। देखिए क्या लिखेंगे? ब्लैक, ये लिख दिया हमने ब्लैक, आगे लिख दीजिएगा होल घटना। ब्लैक होल घटना के नाम से भी जानते हैं, से भी आगे लिख दीजिएगा जानते हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा इतनी सी बात हो गई, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं आपको फिर इसको संक्षेप में बता देता हूँ। देखिए ये जो 20 जून 1756 ईस्वी में ये काल कोठरी वाली घटना हुई थी, तो आपको दोस्तों बता दूं कि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला जो थे, ये कलकत्ता में एक दोस्तों काफी मतलब कह लीजिएगा लगभग 18 फुट और 14 फुट 10 इंच, देखिए 18 फुट लंबी थी और 14 फुट 10 इंच समथिंग चौड़ी थी, इतना समथिंग चौड़ा था। तो उसमें क्या था कि ये अंग्रेज के उसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। उनमें से 146 अंग्रेज के लोगों को यानी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने उस काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया था। कब बंद कर दिया था दोस्तों? 20 जून 1756 ईस्वी में को बंद कर दिया था। तो अब दोस्तों क्या हुआ था, जब उस कोठरी को 23 तारीख को खोला गया, यानी कि 20 जून को बंद किया गया था और 23 जून को खोला गया था, अर्थात 3 दिन बाद खोला गया था, तो वहां पे सारे लोग मृतक पाए गए थे। उनमें से कुछ लोग, यानी कि कुछ लोग में से अगर मैं बताऊं आपको तो 46 लोग, कितने? 46 नहीं था दोस्तों, 23 लोग था, ठीक है ना। 23 लोगों को जीवित पाया गया था। कितने लोगों को जीवित पाया गया था? यानी कि 146 लोगों के बंदी बनाने पर उसमें केवल 23 लोग जीवित पाए गए थे, बाकी के 123 लोग क्या हो गए थे? सबकी डेथ हो गई थी, यानी मृत्यु हो गई थी। तभी दोस्तों इसी घटना को काल कोठरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस काल कोठरी को दूसरे नाम से अगर जानेंगे तो ब्लैक होल घटना के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हो गई इसकी कुछ रिलेटेड बातें हो गई। ये कलकत्ता में ऐसी घटना घटित हुई थी, ठीक, कि कलकत्ता में काल कोठरी वाली कहानी हुई थी। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 748 नंबर। और 748 नंबर में अगर देखेंगे तो यहां पे कहा है कि अंग्रेजों ने सन डाट में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने कह रहा कौन से सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? 1790 में, 1849 में, 1860 में, 1798 में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने जब यहाँ पे पंजाब पर कब्जा किया था तो वो था दोस्तों हमारा 1849 में कब्जा कर लिया था। कब कर लिया था दोस्तों? यहाँ पे विकल्प नंबर अगर भी देखेंगे तो 1800 हमारा मतलब 49 में। तो ये अगर घटना देखेंगे तो ये 1848 से लेकर के 1849 के बीच में किया गया, लेकिन यहाँ पे 1848 नहीं दिया गया तो 49 दिया गया, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे एग्जैक्ट? यहाँ पे इसको 1849 ही कह लेंगे। देखिए ये 1848 से लेकर के 1849 में अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा किया था, ठीक है ना भाई, यहाँ पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इसके तहत दोस्तों आपको बता दूं कि 3 युद्ध लड़े गए थे। अब दोस्तों जब ये 3 युद्ध लड़े गए थे तो कुल मिलाकर के ये आपको कंफर्म हो गया कि अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कब किया था? तो 1849 में किया था। यानी कि विकल्प नंबर देखेंगे तो 748, देखिए 748 का देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 748 के बाद देखेंगे दोस्तों 749 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे?
तो भाई देख लीजिएगा तो प्लासी के युद्ध में कह रहा कब हारे थे, तो 1757 ईस्वी में हारे थे। कब हारे थे दोस्तों, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला थे, वो प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे, तो वो हारे थे दोस्तों 1757 ईस्वी में हारे थे। ये देख लीजिएगा दिया गया हमारा ए ऑप्शन पे। अभी आपने पीछे पढ़ा है तो इसका एग्जैक्ट डेट आपको बता दूं कि 23 जून, देखिए 23 जून 1757 ईस्वी को हारे थे। ठीक है, ये बात हो गई, आपको समझ में बात आ गई होगी कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे, तो 23 जून 1757 ईस्वी को हारे थे। ये बात आपको कंफर्म हो गई। दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए जो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव थे, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे दोस्तों मीर जाफर थे, तो ये क्या थे, धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हो गए थे। यानी कि उन्होंने धोखाधड़ी से इनसे मीर जाफर खां को बंगाल का मतलब ये क्या हुआ था, धोखाधड़ी के कारण ये मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने इन पर आक्रमण किया और इनको परास्त करके, और दोस्तों इनको इन्होंने क्या किया था, मतलब नवाब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। और दोस्तों फिर क्या था कि इसमें जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके जो सेनापति थे मीर जाफर थे, उनको इसका सिंहासन हासिल कर दिया गया था, मतलब उनको सिंहासन मिल गया था। किसको, मीर जाफर खान को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया था, आप ये कह लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये इससे रिलेटेड कुछ बातें हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे देख लेंगे तो 749 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 750 नंबर दिया गया है, कहा गया कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डाट के बीच हुआ था। देखिए प्लासी का युद्ध अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था, बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। देखिए बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी वाला, यानी कि 750 का विकल्प नंबर बी के साथ ही राइट हो जाएगा। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कौन था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर देखेंगे तो जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो थे उनका जो सेनापति था दोस्तों तो मीर जाफर था। इन्हीं के बीच में ये क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति था वो कौन था दोस्तों, वो रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था दोस्तों तो वो कौन था, मीर जाफर था। इन्हीं के मध्य में युद्ध हुआ था। तो ये क्या हुआ था दोस्तों, प्लासी का युद्ध हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। तो यानी 750 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 751 नंबर, और यहाँ पे कहा गया किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने युद्ध लड़ा था। तो यानी 751 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 751 के बाद दोस्तों देखेंगे 752 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। नेविल चेम्बरलेन ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, एलन कनिंघम ने किया था, जेम्स अलेक्जेंडर ने किया था। देखिए प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो कहा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। सैन्य दल का मतलब दोस्तों सेना के दल का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर जानेंगे देखिए तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों किसके मध्य हुआ था, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दोस्तों यहाँ पे सेना का संचालन किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और अगर सिराजुद्दौला यानी कि जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे उनकी सेना का संचालन किसने किया था, तो उनकी सेना का संचालन दोस्तों मीर जाफर ने किया था। ये अभी आप पीछे में पढ़ते चले आ रहे हैं, मैंने कई क्वेश्चनों में आपको सेम यही चीज बता रखा है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे 752 का देखेंगे तो बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 753 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो देखिए यहाँ पे इसने ये कहा है कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी।
यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये देखिए प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में हुई थी। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के देखेंगे तो 753 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट डेट जानेंगे दोस्तों तो आपको बता दूं कि यहाँ पे 20 जून हुआ था, यानी कि 20 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। किसके किसके बीच में? यानी कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और दोस्तों बंगाल के सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 754 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि हैदराबाद का अंतिम निजाम, निजाम बोला जाता है दोस्तों शासक, जो वहां का मेन मुखिया होता है, यानी कि जिनका शासनकाल जिसका चलता है, ठीक है ना, कौन था? कहा गया है कि हैदराबाद का अंतिम निजाम या शासक कौन था? दोस्तों ये बात बतानी है। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे हमको मौजूद हैं। अफजल उद दौला, ये दोस्तों गलत है। फिर मीर महबूब अली खान, ये भी गलत है। फिर कहा मीर उस्मान अली खान, ये दोस्तों है हमारे सही, यानी हैदराबाद का अंतिम निजाम या शासक देखा जाएगा तो मीर उस्मान अली खान हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और नसीर उद दौला ये भी हमारा सही नहीं होगा। तो कुल मिला के दोस्तों देखेंगे तो 754 का विकल्प नंबर देखेंगे तो हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जानेंगे तो निजाम ने 1719 ईस्वी में हैदराबाद रियासत के शासक थे और आसफ जाही राजवंश से संबंधित थे। और दोस्तों इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मतलब हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक का कौन था दोस्तों? मीर उस्मान अली खान था। तो ये हमारा 754 का अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आपको ये बात पता चल जाएगी कि यहाँ पे कौन सा हमारा हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया दोस्तों 754 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 755 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? पहला भारतीय मूल का शासक कह रहा कौन था? देखिए हैदराबाद के निजाम थे, पंजाब के दिलीप सिंह थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, या ग्वालियर के सिंधिया थे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पंजाब सहायक संधि की प्रणाली, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो वो दोस्तों था हमारा हैदराबाद का निजाम था। अभी हैदराबाद का निजाम आपने पढ़ा है दोस्तों, क्या पढ़ा है? हैदराबाद का निजाम कौन था दोस्तों? मीर उस्मान अली खां था। तो हैदराबाद का निजाम था, यानी कि 755 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हैदराबाद का निजाम कौन था दोस्तों, तो अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि हैदराबाद का जो निजाम था हमारा वो कौन था दोस्तों? वो था हमारा मीर उस्मान अली खां था। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। भाई यहाँ पे 755 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ राइट हो गया। और आगे देखेंगे दोस्तों 756 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि डाट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता या स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो कहा गया है कि डाट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में दोस्तों देख लीजिएगा व्यापगत का सिद्धांत, सहायक संधि प्रणाली, फूट डालो और राज करो की नीति, सर्वोपरि सत्ता की नीति। दोस्तों यहाँ पे 756 का जो हमारा हो जाएगा सहायक संधि प्रणाली, देख लीजिएगा विकल्प नंबर बी पे मौजूद है। तो यानी कि 756 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों देखेंगे 756 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है। यहाँ पे हमारा अगला 757 पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल में और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? तो 1865 में, 1765 में, 1675 में, 1965 में। तो 757 का अगर दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा जो बी है, बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1765, यानी कि 757 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो अभी मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में
तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 1765। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि बंगाल और बिहार में दोस्तों जो था ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार यानी कि वहां पे ग्रहण किया था 1765 ईस्वी में। तो यानी कुल मिलाकर यहाँ पे देखेंगे तो 758 का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन अगर दोस्तों देखेंगे तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे दिया ये गया है 758 के बाद अगर देखेंगे तो 759 नंबर हमारा दिया गया है। कहा गया दोस्तों देख लीजिएगा 759 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। देखिए बक्सर का युद्ध बात पूछा गया तो ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। बक्सर का युद्ध कह रहा किसके मध्य लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध दोस्तों यहाँ पे पूछा गया किसके मध्य लड़ा गया था, कभी कभी पूछेगा, और किस वर्ष लड़ा गया था ये भी पूछता है। तो यहाँ पे अगर जानेंगे तो बक्सर का युद्ध दोस्तों हमारा 1764 में लड़ा गया था, यानी कि 759 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिएगा किसके किसके मध्य लड़ा गया था ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों ब्रिटिश, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ब्रिटिश के, देखिए ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ा गया था। ब्रिटिश सेना लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे ब्रिटिश सेना के विरुद्ध, देखिए ब्रिटिश सेना आगे लिख दीजिएगा के विरुद्ध, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रिटिश सेना के विरुद्ध। और दोस्तों यहाँ पे किसके मध्य लड़ा गया था, यहाँ पे अवध, देखिए क्या लिखेंगे अवध के नवाब, यहाँ पे लिख दीजिएगा अवध के नवाब शुजाउद्दौला। देखिए अवध के नवाब, वहां पे सिराजुद्दौला अलग है, यहाँ पे शुजाउद्दौला अलग है। शुजाउद्दौला, देखिए शुजाउद्दौला के मध्य लड़ा गया, के आगे लिख दीजिएगा मध्य, फिर आगे लिख दीजिएगा लड़ा गया, बंगाल के शुजाउद्दौला के मध्य लड़ा गया। देखिए इसमें विजय किसकी हुई थी, देखिए इसमें विजय यानी कि इसमें विजय हुई थी दोस्तों ब्रिटिश सेना की विजय हुई थी। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें ब्रिटिश सेना की विजय हुई थी, विजय ब्रिटिश सेना की हुई, ब्रिटिश सेना की। तो ये बात हो गई दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है। टीपू सुल्तान की बात आ गई दोस्तों। देखिए टीपू सुल्तान अगर देखेंगे तो कह रहा है औरंगाबाद से संबंधित है, हैदराबाद से संबंधित है, श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है, या दोस्तों बीजापुर से संबंधित है। देखिए टीपू सुल्तान जो था दोस्तों वो श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। तो 760 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 760 के बाद अगर हमारा देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए टीपू सुल्तान का अगर जन्म की बात कर लिया जाए, किसकी हम बात कर रहे हैं, वही टीपू सुल्तान की बात की जन्म की बात कर रहे हैं, तो 20 नवंबर 1750 को हुआ था। 20 नवंबर, देखिए हम क्या लिखेंगे 20 नवंबर 1750 को हुआ था। तो दोस्तों यह बात आपको कंफर्म हो गई कि टीपू सुल्तान का जन्म दोस्तों कब हुआ था, 20 नवंबर 1750 को दोस्तों कहां हुआ था, तो ये हुआ था कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। ये कहां हुआ था दोस्तों, लिख दीजिएगा कर्नाटक के, देखिए कर्नाटक के देवनहल्ली, देखिए आगे क्या लिख देंगे देवनहल्ली में हुआ था, ठीक है, कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। और दोस्तों ये बात आप इसके बारे में जान लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि इस मतलब ये जो था ये मतलब टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित था दोस्तों, तो श्रीरंगपट्टनम से संबंधित था। इनका जन्म दोस्तों 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों, देवनहल्ली में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लिया जाए, यहाँ पे 761 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा गया है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे। चार्ल्स मिटकॉफ ने, महाराज रणजीत सिंह, या शाह शुजा। देखिए 3 दिए गए हैं। करा दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किया था। चार्ल्स मिटकॉफ, महाराज रणजीत सिंह और शाह शुजा। फिर देख लीजिएगा अगला दिया गया लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत, शुजाउद्दौला। लॉर्ड एन बरो और महाराज रणजीत, शुजाउद्दौला। लॉर्ड ऑकलैंड, महाराज रणजीत, शाह शुजा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किया था, तो दोस्तों उन्होंने हस्ताक्षर किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने, महाराजा रणजीत सिंह ने, शाह शुजा ने, इन्होंने हस्ताक्षर किया था। ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर डी पे। तो 761 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के दोस्तों कौन सा राइट हो गया हमारा 761 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो आपको बता दूं कि 1840 में दोस्त मोहम्मद खान के आत्मसमर्पण पर दोस्तों इन्होंने क्या किया था, शाह शुजा को काबुल का शासक घोषित कर दिया था। साथ कब दोस्तों, यानी कि शाह शुजा को, यानी कि इनका मतलब क्या किया गया था, शाह शुजा को काबुल का शासक घोषित किया था। कब? जब मोहम्मद खान ने आत्मसमर्पण किया था 1840 ईस्वी में। तो ये कुछ इससे रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा 761 के बाद अगर हम देखेंगे 762 ईस्वी में यहाँ पे कहा है कि श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी। देखिए एंग्लो मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम में किसकी हत्या हुई थी। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो किसकी हत्या हुई थी, देखिए हैदर अली की हुई थी, तिम्ब राजा बोडेयार प्रथम की हुई थी, तिरुमाला देव राय की हुई थी, या दोस्तों टीपू सुल्तान की हुई थी। तो 762 का अगर आप देखेंगे तो श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी, तो वो दोस्तों हमारा हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 762 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे कौन हो जाएगा, डी के साथ विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात आपने समझ लिया दोस्तों, यानी कि कुल मिलाकर के चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों कब से कब तक हुआ है, अगर इसके बारे में जानेंगे तो ये दोस्तों देख लीजिएगा 1798 से लेकर के 1799 के मध्य हुआ था। ये 1798 से चला था और 1799 तक चला था। कौन सा दोस्तों, ये चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है ना। और किसकी हत्या हुई थी इसमें, टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी, ठीक है। चलिए आगे इसको बारे में कुछ और जान लेते हैं दोस्तों। अगर इसके बारे में और कुछ जानेंगे तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हमारा है, ये इसमें दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 के ईस्वी में हो गई थी। तो यहाँ पे 762 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 763 नंबर, इनमें से कहा गया है, कहा है कि इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध ने, प्लासी का युद्ध ने, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी ने और बक्सर का युद्ध ने। देखिए पेपर में अक्सर पूछा जाता है, देखिए करा किस युद्ध ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखने वाला हमारा जो हो जाएगा दोस्तों, वो प्लासी का युद्ध हो जाएगा। अब प्लासी का युद्ध की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये किसके किसके मध्य हुआ था। देखिए 1757 ईस्वी में युद्ध हुआ था। मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बता रखा है कि ये दोस्तों किसके बीच में हुआ था, ये प्लासी का युद्ध जो हमारा था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। तो ये बात आपको कंफर्म हो गया कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई थी प्लासी के युद्ध में। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी कि 700 अगर देखेंगे 63 का जो विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 764 नंबर और यहाँ पे कहा है कि आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था। देखिए आयर कूट ने, यहाँ पे किसकी बात की गई दोस्तों, आयर कूट की बात की गई है। आयर कूट ने या आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था। देखिए जुलाई 1780 में, जुलाई 1781 में, जुलाई 1771 में, जुलाई 1761 में। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जुलाई 1781 में, यानी कि 764 का हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जनरल आयर कूट के नेतृत्व में जुलाई 1781 में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था। किसमें, पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया गया था और मद्रास को इन्होंने बचाया था। क्या किया था, मद्रास को बचाया था। अब दोस्तों आपको बता दूं कि यह युद्ध कहां हुआ था। यह युद्ध दोस्तों कोले रून नदी के तट पर हुआ था। देखिए अगर यहाँ पे हम लिख दें, देखिए हम लिख दे रहे हैं, यह युद्ध जो दोस्तों हुआ था, यह युद्ध दोस्तों कहां हुआ था, कोलेन रून नदी। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोलेन रून नदी के तट पर हुआ था। कोलेन रून नदी के तट पर हुआ, तट पर आगे दोस्तों लिख दीजिएगा हुआ था, हुआ बस इतना लिख दीजिएगा, बहुत है, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा और यहाँ पे 765 नंबर में दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी। बंदरगाह वाले शहरों मद्रास, कलकत्ता और मुंबई को नष्ट किया गया, कोई भी नई इमारत और संस्थान नहीं बनाए गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। लोग मद्रास, कलकत्ता और बंबई जैसे औपनिवेशिक शहरों से दूर रहे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे 765 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में विस्तार हुआ है, ये बात यहाँ पे सही है। यानी कि जब प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था तो यहाँ पे लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद, देखिए इसमें जीत किसकी हुई थी, अंग्रेजों की जीत हो गई थी। तो इस जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का और तेजी से विस्तार होने लगा था। तो यहाँ पे सही हमारा कौन सा हो जाएगा, 765 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 765 के बाद अगर दोस्तों देखेंगे हम लोग 766 नंबर, और 766 नंबर में देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे। देखिए अंग्रेज जो थे, कहा गया कि अंग्रेज लोग जो थे वो मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे। तो देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर के इन्होंने 4 युद्ध लड़े थे। 4 दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा ए पे मौजूद है, यानी कि 766 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए 4 युद्ध लड़े गए थे। देखिए 4 युद्ध अगर देखें तो चारों युद्धों के बारे में अगर आप जानेंगे, देखिए यहाँ पे प्रथम युद्ध के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिएगा। प्रथम युद्ध देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रथम युद्ध हमारा लड़ा गया था दोस्तों, ये आंग्ल मैसूर युद्ध था। प्रथम युद्ध हमारा क्या था दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध था। क्या था दोस्तों, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों ये देख लीजिए कि कब से कब तक में लड़ा गया था, ये 1767, देखिए 1767 से लेके 69 तक ये लड़ा गया था। ठीक है भाई, 1767 से 1768 लड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा द्वितीय युद्ध। देखिए द्वितीय युद्ध अगर देखेंगे तो यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा करिए, इसको यहाँ से ये ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अगर देखेंगे तो ये कब से कब तक में लड़ा था, 80 से 84। देखिए 1780 से लेकर के ये 84 के मध्य लड़ा गया था। अब देखिए तृतीय युद्ध देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे तृतीय देख लीजिएगा तो तृतीय युद्ध तृतीय युद्ध यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो दोस्तों अगर देखेंगे तो ये 90 से 92 के बीच में लड़ा गया था, यानी 1790 से लेकर के ये 92 के मध्य लड़ा गया था। और दोस्तों चतुर्थ युद्ध देख लीजिएगा, चतुर्थ युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों देख लीजिएगा, तो ये चतुर्थ हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था दोस्तों आपको बता दूं कि 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये इसके चारों युद्ध हो गए। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे दोस्तों, 4 युद्ध लड़े गए थे। देखिए 4, एक हमारा 67 से 69 तक, एक 80 से 84 तक, एक 90 से 92, एक 99 में लड़ा गया था। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा 767 नंबर और यहाँ पे दिया गया है 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव दिया गया है दोस्तों डी ऑप्शन पे, तो 767 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए इस प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी और दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध लड़ा गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेना नायक था, यानी कि सेना नायक जो उसका सेना का नेतृत्व किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना नायक का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल के सिराजुद्दीन दौला जो थे उनकी सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था मीर जाफर नाम था। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना का नेतृत्व वाला पूछा गया है दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। रॉबर्ट बाउल में हमने टिक मार दिया दोस्तों, देख लीजिएगा गलत हमने, बोल हम सही रहे लेकिन यहाँ पे टिक हमने गलत लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारा रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया, सी ऑप्शन पे दिया गया। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं दोस्तों, रॉबर्ट पढ़ लिया, आगे बाउल से यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, दिया गया सी ऑप्शन पे, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों 767 का अगर आप देखेंगे तो 767 का विकल्प नंबर हमारा दोस्तों सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमारा, और 767 के बाद हम लोग देखेंगे 768 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने डाट डाट पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की। देखिए प्लासी का युद्ध और दोस्तों क्या बक्सर की लड़ाई पर अंग्रेजों ने क्या किया था, कौन से शासन की स्थापना की थी, देख लीजिएगा उड़ीसा शासन की, अवध शासन की, बिहार की, या फिर दोस्तों बंगाल की। तो दोस्तों आपको बता दूं कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने
बंगाल पर अंग्रेजी शासन की स्थापना किया था? तो 768 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाई यहाँ पे 768 का कौन सा राइट हो गया दोस्तों? डी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 768 के बाद हम लोग देखेंगे 769 नंबर। कहा गया कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया। देखिए कब लड़ा गया, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि प्लासी का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था दोस्तों 1757 ईस्वी में 23 जून को लड़ा गया था, यानी कि जिसको काल कोठरी या दोस्तों ब्लैक होल के नाम से हम लोग जानते हैं, 23 जून 1757 ईस्वी में, यानी कि 769 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लासी का युद्ध हमारा लड़ा गया दोस्तों 23 जून 1757 को, जिसे दोस्तों हम लोग क्या नाम से जानते हैं? काल कोठरी नाम से भी जानते हैं, या फिर दोस्तों ब्लैक होल भी इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे 770 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? देखिए प्लासी का युद्ध कह रहा किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? देखिए भाई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। देखिए ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था हमारा, यहाँ पे देखिए 770 का अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? देखिए प्लासी का युद्ध जो था हमारा रॉबर्ट क्लाइव और दोस्तों मीर जाफर के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव हमारा देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया। 770 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? दोस्तों देख लीजिएगा, भद्रा नदी के तट पर, भागीरथी के तट पर, या बियास नदी के तट पर, या फिर दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ी गई थी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि प्लासी की जो लड़ाई लड़ी गई थी तो भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था, यानी कि 771 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर डाट कर दी। गिरिया कर दिया, मुरादाबाद कर दिया, बक्सर कर दिया, या मुर्शिदाबाद कर दिया। देखिए मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर डाट कर दिया। गिरिया कर दिया, मुरादाबाद कर दिया, बक्सर कर दिया, या मुर्शिदाबाद कर दिया। तो 772 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका को हटाकर मुर्शिदाबाद कर दिया था, यानी कि 772 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का परफेक्ट एवं राइट आंसर बन जाएगा। मुर्शिद कुली खान ने दोस्तों 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। तो अगर आप जानेंगे तो मुर्शिद कुली खान दोस्तों जो था, मुर्शिद कुली खान जो था वो 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। तो ये बात आप जान लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 773 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि भाई हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु डाट के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे, डच, मुगल, मराठा और पुर्तगाली। तो 773 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मराठा शब्द जो लिखा गया है कि हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु थे, यानी कि देखा जाए तो दोनों एक प्रकार से शत्रु थे। उभयनिष्ठ का मतलब ये हुआ कि इनके दोनों जो थे वो शत्रु थे। वो कौन थे दोस्तों? मराठा थे, यानी कि मराठा जो हमारा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा 773 का सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे हमारा 774 नंबर में अगर देखेंगे तो 774 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, दिया गया है, कहा गया कि डाट भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। देखिए भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य की बात की गई तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा हैदराबाद। तो हैदराबाद हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? हैदराबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 774 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब देखिए आपको बता दूं दोस्तों देख लीजिएगा, भारत में स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा संपाती राज्य हमारा हैदराबाद था और स्वतंत्रता के पश्चात हमारा ऑपरेशन पोलो 1948 ईस्वी के तहत इस राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो स्वतंत्रता के पहले की बात की गई है दोस्तों, तो वहां पे हमारा हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद दोस्तों देख लीजिएगा सी विकल्प पे दिया गया है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है
कि तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया। देखिए तृतीय मैसूर युद्ध कह रहा कब से कब तक लड़ा गया। तो दोस्तों अभी मैंने आपको चारों युद्धों के बारे में बताया है। तो देखिए तृतीय, अगर थोड़ा यहाँ पे देखिए, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान से देखे होंगे तो आप जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कर ले जाएंगे। 775 का तृतीय मैसूर युद्ध आपको दोस्तों बता दूं तो जो तृतीय हमारा हुआ था दोस्तों वो 1790 से लेकर के 1792 के मध्य हुआ था। ये तृतीय वाला हुआ था दोस्तों। ये विकल्प हमारा दिया गया ए में, तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों प्रथम की बात की जाए तो मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं। देखिए प्रथम वाला जब युद्ध हुआ था हमारा 1767 से लेकर के 1769 के मध्य हुआ था, और दूसरा हमारा जो युद्ध हुआ था वो 1780 से लेकर के 1782 के मध्य हुआ था, और जो तीसरा हुआ था दोस्तों वो 1790 से लेकर के 1792 में हुआ था। दूसरा मैंने क्या बोला है 1780 से लेकर के 1784 हुआ था, ठीक है ना, शायद मेरे मुंह से 82 निकला है इसलिए मैं वापस से बोल रहा हूं। दूसरा युद्ध हमारा 1780 से 1784 हुआ था, तीसरा हमारा 90 से 92 हुआ है, और चौथा हमारा 1799 में हुआ था। तो ये तृतीय मैसूर युद्ध की बात की गई है। तो देखिए तीनों मैसूर मतलब चारों मैसूर युद्धों को मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे तृतीय वाला हुआ था दोस्तों। ये विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा ए पे मौजूद है, यानी कि 1775 का ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 776 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। देखिए कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया किस संधि के परिणाम स्वरूप। देखिए श्रीरंगपट्टम की संधि के उपरांत, या फिर दोस्तों देख लीजिएगा अगला दिया गया है पुरंदर की संधि पर, या इलाहाबाद की संधि पर, या सालबाई की संधि पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 776 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा आपको बता दूं कि जैसे देख लीजिएगा श्रीरंगपट्टम की संधि जो हमारी हुई थी तो वो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। तो दोस्तों आप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि के उपरांत ही हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ही ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों कब हुआ था, तो 1790 से लेकर के 1792 के मध्य दोस्तों हुआ था। ये अंग्रेजों एवं टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। इसमें दोस्तों क्या था, फ्रांसीसियों की साठगांठ का आरोप लगाकर कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया था। युद्ध के पूर्व ही कार्नवालिस ने निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया था, और टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार दोस्तों टीपू इसमें मारा गया था बेचारा, और बाकी इसमें ऐसा ये सब कुछ हुआ था, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई, टीपू सुल्तान इसमें मारा गया था। ये मतलब इन्होंने पहले से साठगांठ बना करके, फ्रांसीसियों से साठगांठ बना करके उन्होंने टीपू सुल्तान पर अचानक हमला कर दिया था, जिसमें टीपू सुल्तान की मारा गया था, यानी पराजय हुई थी और मारा गया था। और तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि के पश्चात समाप्त हो गया था। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 777 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट भारत के सबसे बड़े हमलों में से एक, जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वाडियार महाराजा का निवास भी था। देखिए दो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, एक प्रकार से क्वेश्चन में देखिए 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। कह रहा है डाट भारत के सबसे बड़े महलों में से एक अंबा विलास निवास नहीं दोस्तों, अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वाडियार महाराजा का निवास भी है। तो ये दोस्तों क्या कहाँ है, ये मैसूर में है दोस्तों। कहाँ है, यहाँ पे आप भर देंगे मैसूर। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अंबा विलास के रूप में जाना जाता है, या फिर वाडियार महाराज का निवास नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 777 यानी कि 777 का हमारा विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, और अगला हमारा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 778 नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। इस पे कहा गया है दोस्तों देख लीजिएगा 778 नंबर पे, भाई इस पे कहा है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है। देखिए मैसूर में स्थित है, बंगाल में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, या फिर दोस्तों दिल्ली में स्थित है। तो टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पे स्थित है दोस्तों, तो ये कोलकाता में स्थित है। ये हमारा विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह इस्लामी एवं मुगलिया वास्तुकला से संबंधित है दोस्तों। ये इस्लामी एवं मुगलिया वास्तुकला से संबंधित है। ये स्थित कहां पे है दोस्तों, कोलकाता में।
तो 778 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों जान लीजिएगा भाई, 778 के बाद हम लोग देखिए अगला अध्याय पढ़ेंगे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में। अब लोग हम लोग यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। तो देख लीजिएगा, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हमारा जो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी। देखिए नहीं थी पूछा गया है भाई, तो यहाँ पे जो सेवा उपलब्ध ना हो हमको वो बात यहाँ से बतानी है। देख लीजिएगा, नहीं पूछा गया। देखिए कॉल सेंटर नहीं सेवा उपलब्ध नहीं थी, टेलीग्राफ सेवा उपलब्ध नहीं थी, रेलवे सेवा नहीं उपलब्ध थी, या फिर दोस्तों डाक सेवा उपलब्ध नहीं थी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये कॉल सेंटर वाली जो सुविधा है दोस्तों, ये स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी। तो दोस्तों ये कॉल सेंटर हमारा आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं थी, और रेलवे भी हमारा आम जनता के लिए उपलब्ध था, टेलीग्राफ भी उपलब्ध था, डाक सेवा भी हमारा उपलब्ध था। कब? स्वतंत्रता के समय भारत पर आम जनता के लिए दोस्तों ये कॉल सेंटर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कुछ मुख्य व्यक्तियों के लिए ही ये कॉल सेंटर की सुविधा उपलब्ध थी, आम व्यक्तियों के लिए ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 779 यानी कि 779 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर देखा जाए कि भारत में डाक, तार तथा रेलवे का प्रारंभ करने वाले का श्रेय दोस्तों कौन है? वो लॉर्ड डलहौजी हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो जबकि कॉल सेंटर दोस्तों का यहाँ पे सभी आम जनता के लिए नहीं था। अगर देखें यहाँ पे रेलवे, देखिए रेलवे यहाँ पे लिख दीजिएगा, रेलवे और डाक। देखिए रेलवे और डाक सेवा को शुरू करने वाले व्यक्ति, करने वाले भारत के व्यक्ति, देखिए भारत के व्यक्ति कौन थे दोस्तों? देख लीजिएगा व्यक्ति कौन है? लॉर्ड, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे? लॉर्ड डलहौजी। डल आगे ले दीजिएगा दोस्तों, हौजी, लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का मेन फैक्ट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया ये गया है 780 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए कह रहा जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था तो कह रहा उस समय कृषि की स्थिति के संबंध में कौन सा गलत सत्य मतलब गलत है। मतलब उस समय पे स्वतंत्रता के दौरान कृषि के बारे में वो चीज नहीं उपलब्ध थी। तो देखिए कौन सा नहीं था दोस्तों, तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई। यहाँ पे कहा था पट्टेदारी प्रणाली बिचौलियों द्वारा अभिलक्षित थी, तो ये तो बात उस समय पे उपलब्ध थी दोस्तों, पट्टेदारी वगैरह बिचौलियों द्वारा अभिलक्षित था, ये मौजूद था। फिर आगे कहा है जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद की, जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद की। तो ये बात इसने गलत कह रहा दोस्तों, ये जमींदारों ने किसानों पर स्थिति सुधारने की मदद कहाँ करते थे? वो तो जमीनों को हड़प लेते थे। जमींदार जो लोग थे किसानों के बेचारों की जमीन हड़प लिया करते थे उस समय पे। तो ये जो बात बताई गई गलत बताई गई है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगला देख लीजिएगा, भारतीय किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ये बात सही है। कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता, ये भी बात सही। लेकिन जो यहाँ पे 780 का विकल्प बी दिया गया है ये हमारा सही नहीं होगा, यानी 780 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 781 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 1850 में अंग्रेजों ने डाट डाट की अवधारणा पेश की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया। देखिए जल परिवहन को, सड़क परिवहन को, वायु परिवहन को और रेल परिवहन को 1850 में अंग्रेजों ने डाट डाट की अवधारणा पेश की और जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया था। तो दोस्तों ये हो जाएगा रेल परिवहन जो संरचना है, यही इसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। तो 781 का हमारा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेल परिवहन इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 781 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 782 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में डाट डाट के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन ने ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। नागपुर की, बॉम्बे की, मद्रास की, कलकत्ता की। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मद्रास शब्द लिखा है सी ऑप्शन, इसी की 1688 ईस्वी में पहले मद्रास
के पूर्व प्रेसिडेंट टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। यही नगर की स्थापना 1688 ईस्वी में मद्रास की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों 782 का। यहाँ पे विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 782 के बाद दोस्तों 783 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया है कि 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, फिलिप फ्रांसिस के, या जॉन शोर के? तो दोस्तों यहाँ पे 1793 में कहा गया किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी? तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, यानी कि कह लीजिएगा, यानी कि विकल्प नंबर 783 का यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों 1784 ईस्वी में पिट इंडिया एक्ट के अनुपालन में 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रारंभ किया था। यानी कि 1793 ईस्वी में किस वायसराय ने शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी? तो वो हो जाएंगे दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों कुल मिलाकर 783 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, और अब डी नहीं दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 784 नंबर, यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि डॉट डॉट, आगे कहा है कि डॉट डॉट को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। देखिए कह रहा बंगाल और बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था, या इजारदारी व्यवस्था शुरू किया गया था, या महालवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था? तो 784 का अभी आपने पढ़ा है कि बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या शुरू किया था? स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। पिछला क्वेश्चन में आपने पढ़ा है। 784 का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 785 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की गई थी। देखिए क्या शुरू की गई थी? 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या शुरू की गई थी दोस्तों? अभी आपने पढ़ा है स्थायी बंदोबस्त शुरू की गई थी। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे दोस्तों? स्थायी बंदोबस्त। देखिए अभी ये पिछले दो क्वेश्चनों में बराबर आप यही पढ़ते चले आ रहे हैं कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। यानी विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो हमारा 785 का यहाँ पे डी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 786 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? देखिए 1793 ईस्वी में, अभी आपने पढ़ा है ना कि स्थायी बंदोबस्त को कब अमल में लाया गया था या कब इसको लागू किया गया था? तो ये 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। देख लीजिएगा ये हमारा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 786 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 787 ऑप्शन, यहाँ पे 787 नंबर यहाँ पे कहा है कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व ग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? कौन सा यहाँ पे देखिए नाम बताया गया, होल्ट मैकेंजी। पहली बार आप नाम शायद सुन रहे होंगे। देखिए होल्ट मैकेंजी जो थे, कह रहा भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? रैयतवाड़ी प्रणाली, जमींदारी प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, महालवाड़ी प्रणाली? तो दोस्तों 787 का यहाँ पे हो जाएगा महालवाड़ी प्रणाली जो हमारा था। ये होल्ट मैकेंजी ने भारत में भू राजस्व से रिलेटेड इसको स्थापित किया था या इसको विकसित किया था। तो 787 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, और कब इसको स्थापित मतलब किया था? तो 1882 ईस्वी में किया था। आप ये समझ लीजिएगा 1882 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी प्रणाली की स्थापना की थी या विकसित किया था। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 788 नंबर, और 788 नंबर में अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कहा है कि इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया है? तो वो दोस्तों रेल मार्ग है, आप जान गए हैं। तो यही हमारा 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान देकर के यही हमारा यानी कि इसका शुरुआत किया था।
यानी कि 1700 ये जो 1853 में रेल मार्ग यानी कि 788 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 788 का विकल्प बी राइट हो गया। और आगे देखेंगे 788 के बाद दोस्तों 789 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट ने शुरू की नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। देखिए बंगाल, पंजाब, बॉम्बे डेक्कन, केरल। तो देखिए यहाँ पे 789 का जो हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि डाट डाट ने शुरू की नई राजस्व प्रणाली को, डाट डाट में शुरू की नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। देखिए बंगाल को, पंजाब को, बॉम्बे डेक्कन को या फिर दोस्तों केरल को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे डेक्कन को जो होता है हम लोग रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जानते हैं, यानी कि 789 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा 790 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। दादा भाई नौरोजी जो थे कह रहा यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। तो 1893, 1892, 1891 या 1896। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 1892 में बने थे, यानी कि 790 का विकल्प हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो थे दोस्तों द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी मशहूर थे। देखिए यहाँ पे अगर लिखेंगे, मैं लिखे दे रहा हूं दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई, आगे लिख दीजिएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई जो नौरोजी थे ये किस नाम से फेमस थे, ये द ग्रैंड, देखिए द आगे दोस्तों लिख दीजिएगा ग्रैंड, देखिए हम लिखेंगे द ग्रैंड ओल्ड मैन यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा ओल्ड मैन, तो यहाँ पे लिखेंगे आगे ओल्ड मैन, और फिर ऑफ इंडिया, ऑफ आगे लिख दीजिएगा दोस्तों इंडिया। तो ये नाम से भी ये प्रसिद्ध थे, यानी कि दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे लिख दीजिएगा प्रसिद्ध और आगे लिख दीजिएगा थे। ठीक है भाई, तो इन्होंने क्या किया था, 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई बने थे दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा अगला दिया गया है 91 नंबर में। इसमें कहा है कि इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया। देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि वो भारत के प्रति व्यक्ति की आय की गणना कौन से व्यक्ति ने किया था और अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में इसको वर्णित किया था, और कौन से सन में, 1867 ईस्वी में। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा लास्ट में दिया गया है डी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो विकल्प नंबर अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 791 का डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर जानेंगे तो मैं आपको बता दूं कि दादा भाई जो नौरोजी थे वो सन 1867 ईस्वी में भारत के प्रत्येक जितने भी मतलब व्यक्ति हैं उनकी गणना करके प्रति व्यक्ति आय की उन्होंने गणना किया था और अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में इसको प्रकाशित किया था या इसका वर्णन किया था। तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 792 नंबर में आ जाइए, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जीवी जोशी थे, डी वाचा थे, दादा भाई नौरोजी थे। दोस्तों अभी आपने पढ़ा है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति दोस्तों कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ये हमारा 792 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन का ये हुआ है कि स्वतंत्रता के पूर्व अपना जब भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले ही दादा भाई नौरोजी ने गरीबी के बारे में यानी कि अवधारणा व्यक्त की, यानी कि गरीबी के बारे में चर्चा किया था। कौन, दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 793 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डाट के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। तो देखिए फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी कपड़ा मिल
कहाँ पे, मद्रास में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में या फिर दोस्तों कोलकाता में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हमारा कपड़ा मिल स्थापित किया गया था फोर्ट ग्लास्टर, ये कलकत्ता में हमारा है दोस्तों। कलकत्ता हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 793 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 794 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों ये भी आपने पढ़ा है, 1853 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो यानी कि भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत कब की गई थी, तो 1853 ईस्वी में किया गया था। तो ये दोस्तों यानी कि 1853 ईस्वी में किया गया था। अगर दोस्तों आप देखेंगे तो पहली बार अगर जो हमारी ट्रेन चली थी, देखिए यहाँ पे हमारा 794 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो पहली बार भारत में ट्रेन चली, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा पहली बार, यहाँ पे लिखेंगे पहली बार भारत में ट्रेन जो थी हमारी ठाणे से मुंबई चली। देखिए ठाणे से कहां तक चली थी दोस्तों, मुंबई से ठाणे चली थी, या ठाणे से मुंबई, यानी कि मुंबई से ठाणे चली थी। तो अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा कुल मिला के हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे हो जाएगा मुंबई से ठाणे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई मुंबई, आगे लिख दीजिएगा से ठाणे। ये चली थी, कब चली थी दोस्तों, 1853 ईस्वी में चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी, तो टोटल दोस्तों 34 किलोमीटर चली थी। कितनी चली थी दोस्तों, 34 किलोमीटर चली थी। तो ये बात हो गई दोस्तों। फिर वर्ष 1925 ईस्वी में बॉम्बे से कुर्ला के बीच में देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी दोस्तों, ये भी जान लीजिएगा। और 2019 में लखनऊ से नई दिल्ली के बीच भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। ठीक है भाई, तो ये इससे रिलेटेड कुछ बातें हो गई हैं। तो देख लीजिएगा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात अगर कर ली जाए, चाहिए मैं लिखे दे रहा हूं। देखिए दूसरा पॉइंट अगर हम लिख दें इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में लिख दें, देखिए इलेक्ट्रिक ट्रेन, देखिए इलेक्ट्रिक ट्रेन हमारी कब से कब तक चली है। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो हमारी चली है दोस्तों वर्ष 1925 में, वर्ष 1925 में दोस्तों किसके किसके मध्य चली थी, वर्ष 1925 में हमारा दोस्तों बॉम्बे और कुर्ला के बीच में, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, बॉम्बे और दोस्तों कुर्ला के बीच में, बॉम्बे और यहाँ पे लिख देंगे कुर्ला, बॉम्बे और कुर्ला के बीच हमारी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। अगर दोस्तों देखें पहली भारत में प्राइवेट ट्रेन कब चली थी, देखिए प्राइवेट ट्रेन कब चली, प्राइवेट ट्रेन कब चली थी, तो वो 2019 में चली थी दोस्तों। उस ट्रेन का नाम क्या है दोस्तों, वो तेजस एक्सप्रेस है। कौन था, देखिए तेजस एक्सप्रेस, देखिए हम लिख देंगे तेजस एक्स, आगे दीजिएगा प्रेस, तेजस एक्सप्रेस है। और वो दोस्तों लखनऊ से दिल्ली चली है। कहां से कहां तक चली है, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा लखनऊ, लखनऊ से आगे लिख दीजिएगा दिल्ली। लखनऊ से कहां चली है दोस्तों, लखनऊ से दिल्ली चली है। ठीक है भाई, तो ये लखनऊ से दिल्ली चली है हमारी पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस। ये देखिए हमने सबके बारे में बता दिया है। और आगे क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 794 नंबर में देख लीजिएगा दिया गया है, सन 1853 में, सन 1853 में डाट तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। तो कहाँ खोला गया था, बॉम्बे से ठाणे, देखिए पुणे से ठाणे या बॉम्बे से पुणे या बॉम्बे से ठाणे। तो यहाँ पे हमारा 795 का जो हो जाएगा बॉम्बे से ठाणे। अभी हमने आपको पीछे बताया है कि 1753 ईस्वी में सबसे पहले जो ट्रेन चली थी तो बॉम्बे से ठाणे चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी दोस्तों, 34 किलोमीटर चली थी। तो यहाँ पे 795 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 796 नंबर, यहाँ पे कहा है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी। भारत में पहली यात्रियों वाली रेलगाड़ी भारत में कहां पे शुरू की गई थी, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल में। तो 796 का देखेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा महाराष्ट्र में पहली यात्रियों की ट्रेन शुरू की गई थी। 796 का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 796 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 797 नंबर। और 797 नंबर में कहा है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी। तो दोस्तों आपको पता है कि महाराष्ट्र यानी मुंबई में चली थी।
ये हमारा 1853 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 797 का देखेंगे तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहली यात्रियों वाली यानी कि जिसमें यात्री बैठ के ट्रेन चले थी दोस्तों वो थी हमारा 1853 दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 797 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 798 नंबर, यहाँ पे कहा है कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन दोस्तों कब हुआ था, तो ये आपको बता दूं दोस्तों, तो अभी आपने पढ़ा है 1820 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 798 का देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 799 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था। देखिए स्थायी बंदोबस्त जब लागू हुआ था तो कह रहा उस समय पे वर्धमान के राजा कौन थे, अबूरे थे, तेजचंद थे, संगम राय थे, मेहताज चंद थे। तो दोस्तों वो थे हमारे तेजचंद थे, यानी कि 799 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों अपने किसी प्रकार के राय और सुझाव वहां पे ग्रुप में दे सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट यह होगा कि हर रोज का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, दोस्तों क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिल जाएगा आपको, इन सभी बुकों का जो भी बुक आप चाहेंगे उन सारी प्रकार की बुकों का आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों 800 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां स्थापित किया गया। देखिए जब स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां पे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था दोस्तों बंगाल में बनाया गया था, यानी कि 800 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि स्वतंत्रता से पहले अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां स्थापित किया गया था, तो 800 का हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 801 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया, देखिए चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्टों में डाट डाट बोया जाता था। देखिए क्या बोया जाता था, नील बोया जाता था, कपास बोया जाता था, गन्ना बोया जाता था, या फिर दोस्तों जूट बोया जाता था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वहां पे उस समय पे नील की खेती हुआ करती थी, यानी कि 801 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए फिर समझ लीजिएगा, यहाँ पे पंचकठिया नामक व्यवस्था 1 बीघा जमीन की खेती में 5 कट्टे में नील की खेती को करना अनिवार्य बना दिया गया था, और इस व्यवस्था से किसान बहुत परेशान हो चुके थे, और यह परेशानी का विद्रोह इस परेशानी का विद्रोह की शक्ल में उभरी, तथा राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह 1917 में दोस्तों इसको क्या किया गया था, इसको स्थगित कर दिया गया था। यानी कि कुल मिलाकर के देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, यानी कि 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अगर देखेंगे तो ये चंपारण सत्याग्रह हमारा 1917 में हुआ था ये, और चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि में 5 कट्टों में नील बोया जाता था। तो ये हमारा देख लीजिएगा 801 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 802 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में डाट डाट को शुरू किया गया था। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था, या इजारेदारी व्यवस्था शुरू किया गया था, या महालवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था, या स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि महालवाड़ी व्यवस्था 1830 में शुरू किया गया था। 802 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 802 के बाद हम लोग देखेंगे 803 नंबर, और 803 नंबर में कहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था
... वर्ष में शुरू की गई थी। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था कह रहा कब शुरू की गई थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे हमारा 1820 में शुरू की गई थी, और यहाँ पे महालवाड़ी व्यवस्था दोस्तों 1830 में शुरू की गई थी। देखिए फिर से मैं लिखे दे रहा हूं, देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था देखिए कब शुरू की गई थी 1820 में, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं, देखिए रैयतवाड़ी, देखिए यहाँ पे लिख देंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी हमारी, देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था हमारी 1820 में शुरू की गई थी। और दोस्तों देखेंगे तो हमारा और एक हमारा क्या होता है, देखिए महालवाड़ी व्यवस्था, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे महाल, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा वाड़ी, महालवाड़ी आगे लिख दीजिएगा व्यवस्था जो थी हमारी दोस्तों वो 1830 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी दोस्तों, 1830 ईस्वी में शुरू की गई थी। और यहाँ पे कुल मिला के आपको ये बात कंफर्म हो गई दोस्तों। तो यहाँ से कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा, तो यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में शुरू की गई थी, और यहाँ पे अगर देखेंगे और तो यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात पूछी गई, तो यहाँ पे 803 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे 803 के बाद हम लोग 804 में देखेंगे, कहा गया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को ... और मद्रास में शुरू किया गया था। देखिए कह रहा रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, कह रहा मद्रास और किसके बीच में शुरू किया गया था, देखिए मुंबई और मद्रास, यानी कि बंबई लिख देंगे यहाँ पे, बंबई और मद्रास के बीच में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। यानी कि 804 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज के इस पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और अंतिम क्वेश्चन देखने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, गुजारिश इस बात की है दोस्तों कि आप लोग ना तो वीडियो को शेयर करते हैं दोस्तों, ना ही लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि चैनल पे आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट है। इस क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको ग्रुप पे दे दिया जाता है, हल सहित सारी बुकों का दोस्तों, आप जिस भी बुक का चाहेंगे उस बुक का आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको बता दूं कि आपको हमारे ग्रुप पे हर रोज का करंट अफेयर भी साथ साथ अपडेट करते चल रहे हैं, ताकि आपका करंट अफेयर भी स्ट्रांग होता जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग वीडियो में प्यारा सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बना के रखिए, ताकि मुझे वीडियो अच्छा से अच्छा करने में और मुझे आनंद मिल सके, और मैं आपको अच्छी से बेहतर क्लास प्रोवाइड कर सकूं। दोस्तों देख लीजिएगा 805 नंबर में क्वेश्चन में हमारा दिया गया, कहा गया है ने इजारे दरी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या रॉबर्ट क्लाइव ने। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा ये वारेन हेस्टिंग जो हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वारेन हेस्टिंग दोस्तों कब किया था, 1772 ईस्वी हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर देख लीजिएगा। यानी कि वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में इजारे दरी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। यानी कि 805 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट बिल्कुल आंसर बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और दोस्तों आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे वीडियो पे ऐसे बनाए रखें, ताकि दोस्तों मैं आपको और ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं।